अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा शॉर्ट टॉपिक है, जो शॉर्ट ऐसे हैं, दैट्स अबाउट अ हैंगिंग बाय जॉर्ज ऑरवेल। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे की फैक्ट्स ऑफ द ऐसे। अ हैंगिंग फर्स्ट अपेयर्ड, इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पब्लिश्ड वर्क। ये अर्लीस्ट पब्लिश्ड वर्क था एंड इंडीड इट डिड नॉट ओरिजिनली अपेयर इन प्रिंट। तो ये प्रिंट फॉर्म में पब्लिश नहीं हुआ था। और ये जो जॉर्ज ऑरवेल है, ये इसके पेन का नाम है। तो ये इसके रियल नेम से पब्लिश हुआ था, एरिक ब्लेयर, एंड पब्लिश्ड इन एडेल्फी मैगज़ीन 1931 में। अ हैंगिंग ड्रॉज एंड ऑरवेल्स एक्सपीरियंसेस इन एम्पीरियल बर्मा। तो ये इसने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है इस ऐसे में कि जब इसकी ड्यूटी थी बर्मा में, जिसको हम आज म्यांमार कहते हैं, इन 1920s, व्हेन ही वर्क देयर एज अ पुलिसमैन, जब वहाँ पे ये एक पुलिसमैन थे। द प्रेजेंट ऐसे इज़ पर्सनल इन नेचर एंड इनफॉर्मल इन टोन। तो ये पर्सनल ऐसे हैं और इनफॉर्मल है इसकी टोन। द स्टाइल इज़ सिंपल येट डिग्निफाइड, लैंग्वेज इज़ नॉट लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच। तो इसकी लैंग्वेज बिल्कुल जैसे आम दिनों में हम यूज़ करते हैं। द एम्पैथिक utterances is by the jailer or the order given by the superintendent to the hangman। चलो चलो जो है आपको पता है, ये हिंदी और उर्दू का लैंग्वेज का वर्ड है। मेक्स द लैंग्वेज मोर लाइवली। तो वहाँ पे कुछ ऐसे पुलिस भी थे जो इंडियंस थे, तो उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ किए थे। चलो इज़ द ऐसे इज़ आल्सो रिमार्केबल फॉर द राइटर्स मिंट एंड ऑब्जर्वेशंस। तो ये ऐसे इसने आई थिंक 1 हॉर में लिखा था, बिकॉज इसने ऑब्ज़र्व किया था उस सिचुएशंस को जो लोगों के साथ चल रहा था, तो उसको ऑब्ज़र्व करके इसने ये ऐसे लिखा था। द टेक्स्ट हैज़ ओपन बीन इंटरप्रेटेड एज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे। तो ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है क्योंकि इसमें इसने अपने आप के बारे में भी बताया है। ऑटोबायोग्राफी का ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जब आप अपने बारे में बताते हो और ख़ुद अपने बारे में लिखते हो। बिकॉज इट इज़ बेस्ड इन जॉर्ज ऑरवेल्स एक्सपीरियंस इन बर्मा, क्योंकि ये अपनी एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है इस ऐसे में, जब इसकी ड्यूटी थी बर्मा में, जिसको हम आज म्यांमार कहते हैं। वेयर ही सर्व्ड इन द ब्रिटिश इम्पीरियल पुलिस, जहाँ पे इसने सर्व की थी ब्रिटिश इम्पीरियल पुलिस में। एट द हैंगिंग साइड द प्रिजनर क्राइज टू हिज गॉड until he is hanged. After the superintendent checks that the man is dead, the convict returns to the poison. The remaining inmates are served breakfast and people begin to chat, laugh and tell stories. Francis, the head jailer, shares a story about a man who had to be pulled by his legs out of his cell to be executed. The narrator and the others have whiskey and continue to laugh about Francis' story. एक्चुअली ये इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया कि ये एक स्टोरी थी किसके बारे में, एक हिंदू शख्स के बारे में। तो जब उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ कैसे होती है आगे हम देखेंगे ऐसे में, तो फिर ये लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं, विस्की वगैरह जो शराब होती है उसको पीते हैं। और जो इसका एक अहम बंदा होता है फ्रांसिस, जो कि हेड होता है, जेलर हेड है, और ये जो है इनको पार्टी वगैरह देता है। जॉर्ज ऑरवेल वांटेड टू शो हाउ इनह्यूमन वी इंटेंडेड टू शो इन सर्टेन सिचुएशंस। तो कैसे जॉर्ज ऑरवेल ये बताता है कि कैसे हम कितने बेरहम लोग हैं कि जब हम किसी को मतलब यूँ मरते हुए देखते हैं और हमें पता होता है कि हम इसे बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे देख रहे होते हैं। तो ये स्टोरी में हम देखेंगे कि किस तरह क्या हुआ था और इसने ये ऐसे क्यों लिखा था। The guards belong to a group of civilized men and treat the prisoners like uncivilized people. अब हमें ये बताया जाता है कि जो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये जो हैं हमसे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, ये हमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं। उस वक्त क्या होता था कि जब बर्मा इनके अंडर आता था, ये ब्रिटिशर्स के अंदर, तो इवन अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हुए भी वो जो है अपनी अनसिविलाइजेशन जो एटीट्यूड थी या बिहेवियर थी वो शो करते थे। वो इस तरह के जो प्रिजनर्स थे उन बेचारों के साथ इनका सलूक, तो वो ऑब्वियसली जो जॉर्ज ऑरवेल था उससे क्लियर नज़र आता था कि कितने हम अनसिविलाइज्ड पीपल हैं। बर्मा वाज अमंग द मोस्ट वायलेंस पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल्ड एशिया डिकॉइड्स। अब यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया कि बर्मा को कैसे इन्होंने लूटा और कैसे वहाँ पे जो है इन्होंने अपनी जो हुकूमत थी वो कायम रखी थी, और इसके साथ साथ जो वहाँ के लोग थे उनके राइट्स को इन्होंने कैसे पामाल किया था। ऑरवेल ट्रीट्स द एंटायर सीन विद ब्रूटल होनेस्टी एंड डायरेक्टनेस।
तो इसमें पूरे सीन को ये इस तरह एक्सप्लेन करता है कि कितनी हम जो है जो ब्रुटलिटी है वो शो करते हैं। और इसने जो है बड़े होनेस्टी के साथ इस सीन को जो है एक्सप्लेन किया है। ऑरवेल कैप्चर्स ईच सीन लाइक अ स्किल्ड फोटोग्राफर। और जैसे मैंने बताया ये ऐसे इसने आई थिंक 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर इसने लिखा था। तो इसने सब कुछ को ऐसे कैप्चर किया था जैसे एक फ़ोटोग्राफ़र नहीं होता, स्किल्ड फ़ोटोग्राफ़र सब कुछ को स्कैन कर लेता है और फिर जाके वो एक फ़ोटो लेता है। सो सेम टू सेम जॉर्ज ऑरवेल ने भी यही किया था। स्टार्टिंग विद द डिफेक्टेशन ऑफ द लोकल वेदर रेनी मॉर्निंग इन बर्मा। तो यहाँ पे वेदर की बात हो रही है कि कैसे ये बिल्कुल मॉर्निंग थी और रेनी वेदर था, तो किस तरह लोग जो थे, जो प्रिजनर्स थे, उन पे जुल्म हो रहा था। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट अ पर्सन हु इज़ कन्फ्रंटिंग डेथ मस्ट बी फ्राइटेंड। अब ये पैराग्राफ में ये बताया जाता है कि जिसको सज़ा दी जा रही थी, अब ओबियसली जब आपको कोई सज़ा मिलती है तो आप फ्राइटेंड होते, खौफज़दा होते हैं, लेकिन यहाँ पे सीन कुछ डिफरेंट था। जब उस बंदे को ले जाया जा रहा था तो वो बिल्कुल फ्राइटेंड नहीं था, जिसको फांसी दी जा रही थी, और वो बिल्कुल फ्राइटेंड नहीं था। और उसने जो है उसके मतलब ये शो नहीं करा रहा था कि मुझे डर लग रहा है, या जो शो कराते हैं अमूमन जो प्रिजनर्स होते हैं जब उन्हें फांसी होती है तो उनसे उसके विशेस पूछे जाते हैं तो वो बड़े घबराए होते हैं, डरे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सीन बिल्कुल डिफरेंट था, इसके ऑपोजिट था। ये बंदा बिल्कुल ना डरा हुआ था, ना इसकी आंखों में कोई खौफ थी। सो इसके साथ साथ ये जो लास्ट पैराग्राफ है, ऑन द कंट्री द जेलर द डॉक्टर द राइटर एंड द अदर पीपल आर अपसेट बिकॉज ऑफ द। अब ये पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जैसे जो प्रिजनर था उसे तो कोई खौफ नहीं था, लेकिन जो वहाँ पे जेलर था, डॉक्टर था, राइटर से मरा जॉर्ज ऑरवेल, तो ये सब खौफज़दा थे इसको देख के। मतलब इस तरह के किस तरह हम लोगों को सज़ा दे रहे हैं। और तो द डेथ इज़ एन अल्टीमेट ट्रुथ, लेकिन ये एक अल्टीमेट ट्रुथ भी है। एवरीवन स्केर्ड ऑफ डेथ, सब इससे खौफज़दा हैं, डेथ से सब डरते हैं। नेचुरली वी वंडर अबाउट द प्रिजनर्स करेज, बट देन वी आर टोल्ड दैट द प्रिजनर वाज आल्सो एन ऑर्डिनरी मैन। अब जिस बेचारे को मतलब फांसी दी जा रही थी वो भी एक ऑर्डिनरी मैन था। उसकी सज़ा क्या थी ये हम देखेंगे आगे। सेटिंग की बात करें तो स्टोरी सेटिंग अ हैंगिंग इज़ बाय जॉर्ज ऑरवेल इज सेट इन बर्मा। तो इसकी जो मेन सेटिंग है वो बर्मा, जिसको हम आज म्यांमार कहते हैं, वहाँ पे इसकी सेटिंग हुई है। और उस वक्त क्या था, इम्पीरियलिस्ट बर्मा था, 1920s की बात चल रही है, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिशर्स अपना रूल कर रहे थे, लीड कर रहे थे वहाँ पे। जैसे पाकिस्तान इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, सेम टू सेम बर्मा भी कॉलोनी थी इनकी। और फिज़िकल सेटिंग की बात करें, द मेन फिज़िकल सेटिंग इंक्लूड्स 2 प्लेसेस, ये रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है, द जेल एंड गैलो वेयर प्रिजनर्स आर इंगेज्ड हैंग्ड सॉरी। तो गैलो का मतलब है जब फांसी का जो पंदा होता है उसको हम गैलो कहते हैं। अब आते हैं समरी की तरफ। The writer describes the event of hanging one prisoner of Burma. The prisoner was a Hindu with a shaven head, vague, liquid eyes, and a thick, shouting mustache. Through confronted with that, the prisoner was not bothered by the fear of death. He just neglected the warders who were taking him into the gallows. अब यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है एक हिंदू से, क्योंकि जिसको सज़ा दी जा रही है, जो प्रिजनर है, वो हिंदू है। और उसके होलिये के बारे में बताया है कि वो शेविन हैंड था, मतलब शेविन हेड था उसका, और वेक लिक्विड आइज थी उसकी, थिक श्राउटिंग जो थी मतलब मोस्टेज थी। श्राउटिंग का मतलब है फूटना, अ न्यू ग्रोथ ऑफ अ प्लांट सच एज लाइक अ न्यू ब्रांच और बर्ड। और जो प्रिजनर था वो बिल्कुल घबराया हुआ नहीं था, और जो वार्डरर्स थे जो इसको ले जाने आए थे, वो जो थे वो मतलब ये बिल्कुल उनसे खौफज़दा नहीं था, बिल्कुल उन्हें इग्नोर कर रहा था, निगलेक्ट कर रहा था। द वार्डर्स वर अकम्पनीड बाय एन आर्मी। वार्डर्स के साथ कौन कौन थे, आर्मी थी, जेलर थे, सुपरडेंट थे, और एक डॉक्टर थे, डॉक्टर वगैरह थे। इट वाज इन हरी टू टेक द प्रिजनर टू टेक द गैलोज बिकॉज स्टिल द जॉब वाज नॉट ओवर। तो ये सब लोग आपके साथ चलते हैं जब तक आपको सज़ा नहीं, जब तक आपको फांसी नहीं दी जाती। तो ये सारे लोग इसके साथ थे। द प्रिजनर्स कुड नॉट गेट देयर ब्रेकफास्ट, और जो प्रिजनर था उसने नाश्ता भी नहीं किया था। एज द प्रोसिक्यूशन
proceeded further, a dreadful thing took place. One large woolly dog jumped on the prisoner. अब जब इस प्रिजनर को ले जाया जा रहा था तो अचानक से एक कुत्ता आता है। वोली डॉग, वोली का मतलब सिंपल हम कहेंगे फीके रंग की जो तस्वीर है वैसे उसे हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मतलब कवर विद डेंस कोटिंग हेयर, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बाल हो, ऐसा कुत्ता जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बाल हो उसको हम वोली डॉग कहते हैं। जम्प्ड ऑन द प्रिजनर, उसने जंप की प्रिजनर पे। अचानक से जब इसको ले जाया जा रहा था, ये हिंदू जो प्रिजनर है, ये पूरी स्टोरी एक हिंदू प्रिजनर की है, तो ये चीज़ आप लोगों ने रिमेंबर करनी है। अब अचानक से जो एक वोली डॉग आता है वो प्रिजनर पे जंप करता है। एवरीबडी स्टूड अगेंस्ट एगहस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंज इवेंट, तो सब ये इवेंट देख के हैरान हुए। द एंग्री सुपरडेंट ऑर्डर टू कैच द डॉग, उसने ऑर्डर दिया कि कुत्ते को पकड़ा जाए। द प्रिजनर पेड नो अटेंशन टू इवन टू दिस स्ट्रेंज इंसिडेंट, लेकिन जो प्रिजनर था, जो हिंदू प्रिजनर था, उसने तो कोई मतलब स्ट्रेंज जो था मतलब कोई अटेंशन वगैरह नहीं दी ये स्ट्रेंज इंसिडेंट को देख के। When the dog was caught by someone, the prosecution resumed. तो जब उस डॉग को पकड़ा गया तो फिर अपनी जो स्टोरी थी वो स्टार्ट हुई। द प्रिजनर वॉकड क्वाइट स्टेडली, अब प्रिजनर जो था वो मूव करने लगा। द राइटर वॉज स्टन्ड बाय द थॉट दैट आफ्टर सम मोमेंट्स दिस हेल्थी कॉन्शियस मैन वॉज गोइंग टू डाई, क्योंकि ये जो बंदा था कुछ देर में इसकी डेथ होने वाली थी, इसको फांसी देनी जा रही थी। तो who at the moments was alive but just like at the other people in the prison were alive, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ देर पहले जो दूसरे प्रिजनर्स थे वो अलाइव थे, ज़िंदा थे, इसी तरह ये भी ज़िंदा हैं। तो अब इसको जो है सज़ा होगी और इसकी डेथ होगी। द राइटर देन इन अ एलोबरेट वे डिस्क्राइब्स हाउ द प्रिजनर वाज पुश टू द गेलोस, कि कैसे उसको पुश किया गया था गेलोस की तरफ, फांसी के पंदे की तरफ। गेलो का मतलब है फांसी का पंदा। एज द हैंगमैन फिक्स द रोप अराउंड द प्रिजनर्स नेक, जो हैंगमैन होता है उसने जब फिक्स किया, जो रूप होता है, जो रस्सी होती है प्रिजनर के गर्दन के करीब, अ फाइनल ड्रामा बिगेन। इवन अब यहाँ पे सीन इंटरेस्टिंग है। इवन अप टू दैट मोमेंट द प्रिजनर वाज बिहेविंग कॉन्ट्रीजियसली, ही स्टार्टेड टू क्राई आउट टू गॉड, राम राम राम। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसने जो है चिल्लाना स्टार्ट किया, मतलब गॉड को पुकारना स्टार्ट किया, राम राम वर्ड्स यू स्टार्ट किया। बट इट वाजंट एन अर्जेंट एंड फेयरफुल प्रेयर, लेकिन ये जो था उनके लिए कोई अर्जेंट और फेयरफुल प्रेयर तो था नहीं अंग्रेज़ों के लिए। इट वाज रादर स्टेडी रिथमिकल ऑलमोस्ट लाइक द टूलिंग ऑफ द बेल, तो ये बिल्कुल जो बेल है उसकी तरह है, मतलब उसको इस तरह कंपेयर किया गया उस राम राम वर्ड को, जैसे बेल को ट्रोल करना। द इनएसिसेंट कॉल ऑफ राम राम वाज मेकिंग रेस्टलेस टू एवरीवन, और ये जो है सबको बेआराम कर रही थी, मतलब ये आवाज़। तो जो वहाँ पे जो दूसरे कैदी थे और दूसरे जो डॉक्टर्स थे, जेलर था, सुपरडेंट था, सबको। दैट्स वाई द सेम थॉट वाज एवरीवनस माइंड, ओह किल हिम क्विकली, गेट इट ओवर, स्टॉप दैट एबोमिनेबल नॉइस। अब यहाँ पे जो एबोमिनेबल वॉइस किसे कहते हैं? मकरू वॉइस, ऐसी वॉइस जो किसी को अच्छी नहीं लगती। तो सबकी यही विश थी कि इसको जो है जल्द से जल्द फांसी के पंदे पे चढ़ा दे, मीन्स इसको जो है सज़ा दी जाए, फांसी दी जाए, ताकि इसकी जो वॉइस है, जो मुकरू वॉइस है, ये बंद हो जाए। सडनली द सुपरडेंट गेव एन ऑर्डर एंड एवरीथिंग स्टॉप्ड। Everyone felt relieved from the unknown burden. The superintendent confirmed the death of the prisoner. अब जो सुपरडेंट है उसने स्टॉप किया, उसने पहले डेथ कंफर्म करने की कोशिश की, और इस तरह जब उसको पता चल गया कि इसकी जो डेथ है वो होनी है, मतलब इसको फांसी होनी है, तो वहाँ पे क्या होता है? द फाइनल मोमेंट्स ऑफ द प्रिजनर हैंगिंग वर सो टॉर्चियस एंड व्हेन ही वाज डेड एवरीवन स्टार्टेड टू लाफ फॉर नो रीज़न। और जब उसको सज़ा हुई उस कैदी को, उस हिंदू कैदी को, तो सब हंसने लगे। अब कोई रीज़न था ही नहीं क्यों सब हंस रहे थे, इसकी कोई रीज़न नहीं बताई गई। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि राइटर ने, जो जॉर्ज ऑरवेल ने, उसने इस किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया पूरी ऐसे में कि इसे सज़ा क्यों हुई थी, मतलब इसको क्यों लाया गया था, किस जुर्म में लाया गया था, किस जुर्म में इसे फांसी दी जा रही है। पूरे ऐसे में ऐसी कोई चीज़ इसने मेंशन नहीं की। सो द जेलर टोल्ड द सुपरडेंट दैट एवरीथिंग वाज ओके बिकॉज ही हैड सीन केसेस
where the doctor had to confirm the death by pulling the prisoner's leg. अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने को आपको मिलेगी कि जब भी किसी को फांसी होती है तो जो डॉक्टर होगा उसको भी कंफर्म करना होता है कि वाकई इसकी डेथ हो गई या नहीं। उसके जो लेग्स होते हैं उसके ज़रिए पता चल जाता है इनको, इनकी अपनी एक टेक्निक होती है डॉक्टरों की। तो इस तरह जो डॉक्टर है वो भी कंफर्म करता है। The courteous nature of the prisoner was also torn by the Arisian boy who was walking beside the writer. He told the writer that when the prisoner heard his appeal had been dismissed and that the sentence was finalized, he pissed on the floor. अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात अगेन कही कि जैसे स्टार्ट में वो बिल्कुल घबराया हुआ नहीं था, खौफज़दा नहीं था, तो जब उसकी सज़ा रोक दी गई अचानक, जो सुपरडेंट ने कहा कि कंफर्म करो, तो जब कंफर्म हुआ, फाइनलाइज हुआ कि अब उसे सज़ा होनी है, उसे फांसी होनी है, तो ही पिस्ड ऑन द फ्लोर, मीन्स उसकी पेशाब निकल गई। सो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द एसे all together enjoy a drink offered by the superintendent and burst into laughter recalling the anecdote told by the jailer. अब इसकी डेथ हो जाती है और जो दूसरे लोग थे, जो दूसरे ऑफिसर्स थे, सुपरडेंट्स थे, उन्होंने इन्जॉय किया और इस तरह ये जो थे मतलब विस्की वगैरह पीते हैं। और जो इंडियन था जो राम राम के नारे भी लगा रहा था, उसकी डेथ हो जाती है और लोग उस पर हंसते हैं। अब उसकी कोई रीज़न नहीं होती उसके हंसने की। हंसने वाले कौन थे? इसके अपने कैदी थे, क्योंकि वो ख़ुद डिप्रेस्ड होते हैं और यहाँ पे कोई रीज़न नहीं बताई गई। सो आई होप आपको इसकी समरी समझ आई होगी। सो सबसे पहला थीम हमारे पास इसका जो है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट जो है बड़े पनिशमेंट को कहा जाता है। जैसे सज़ा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वो है फांसी। किसी को फांसी देना ये कैपिटल पनिशमेंट में आता है। तो ये पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें यही बताया गया है कि जो राइटर है जॉर्ज ऑरवेल, वो ये बता रहा है कि हम क्यों ऐसा करते हैं, हम क्यों किसी को फांसी देते हैं, इतनी बड़ी सज़ा देते हैं। हालांकि ज़िंदगी तो एक बार मिलती है सबको, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा हम क्यों देते हैं? उसे भी जीने का हक़ है। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये पूरे स्टोरी में इसने कोई मेंशन नहीं किया, किसी जगह मेंशन नहीं किया कि इसको सज़ा क्यों हुई थी, इस हिंदू मैन को सज़ा क्यों हुई थी। और दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है वो कॉलोनिज़म और प्रिजन ब्रिटलिटी। तो ऑब्वियसली जो बर्मा थी वो क्या थी? वो जो थी एक कॉलोनी थी किसकी? ब्रिटिशर्स की। और प्रिजन्स का ज़िक्र है कि किस तरह जो प्रिजनर्स थे वो प्रिजन में किस तरह उनकी सिचुएशन थी, उनके रूम्स की सिचुएशन थी, और ब्रिटलिटी उन पे किस तरह जुल्म होता था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।